मेरी तवाज़ो उम्दा किस्म की कॉफ़ी, सैंडविच और दूसरी चीज़ों से की गई थी। मीरिया और अबू हातिम ने सिर्फ कॉफ़ी पी और फिर अबू हातिम मुस्कुराने लगा। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कहा, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो बोला, आपकी तंजीम का सरबराह कौन है? मैंने कहा, ये आखिरी सवाल होना चाहिए। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, इससे कबल आपको दूसरे सवालात करने चाहिए। अबू हातिम बोला, मसलन? मैंने कहा, गोल्डीन स्पायरो, गालिबन वो आखिरी आदमी जिसे किसी ने कत्ल कर दिया। मेरे ख्याल में वो वाहिद आदमी था जिसे आपके बारे में इत्तला हो गई थी। क्या आप उसके रास्ते से हट गए थे मिस्टर अबू हातिम? अबू हातिम बोला, वेरी गुड, ये समझदारी की अलामत है। गोया आप इन मामलात से वाकफियत का इजहार करते हैं। मैंने कहा, मिस मीरिया यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने ब्रीफकेस मुझसे वसूल किया है। इनकी मौजूदगी में मैं इन्हिराफ कैसे कर सकता हूँ? वैसे मिस मीरिया, आप मेरे चंद सवालात का जवाब दे दें तो मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँगा। वैसे आप लोगों ने जिस माहौल में मुझे पुछगिछ के लिए बुलाया है उसने मुझे बेहद मुतासिर किया है। वो बोली, हमारे मजहब के बारे में जानते होगे जैक क्रोशर। इसमें कोई शक नहीं है कि मामला हमारी बका का है और इसके लिए हम अपने खिलाफ काम करने वालों को माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक है, ये कोशिश की जाएगी कि उसका जिस हद तक ख्याल रखा जा सकता है रखा जाए। तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, आपका नाम यकीनन मीरिया नहीं होगा। वो बोली, हाँ, मेरा नाम मीरिया नहीं है और अबू हातिम ने इसीलिए तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, जिसके जवाब में तुम दोनों के दरमियान कुछ दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई। मैंने कहा, चलिए ठीक है, ये बात मान ली गई कि आप दर हकीकत वो नहीं हैं जो बनकर मेरे सामने आई थी और जिस हैसियत से आपने ब्रीफकेस मुझसे लिया था। मेरा पहला सवाल है, मिस मीरिया या जो भी आपका नाम हो, कि असल मीरिया कहाँ है? वो बोली, वो हमारी तहवील में है और हम उससे मालूमात हासिल कर रहे हैं। मैंने पूछा, कोई कामयाबी हुई? लड़की ने पुरसुकून लहजे में कहा, अभी तक नहीं। अबू हातिम अब सपाट निगाहों से मुझे देख रहा था। गालिबन उसे मेरे अंदाज पर झुंझलाहट हो रही थी। मैंने कहा, दूसरा सवाल यह है मिस मीरिया, यानी सिर्फ मिस, के ब्रीफकेस आपके हाथ से निकल गया या आपके पास महफूज है? वो बोली, दिलचस्प बात यह है कि मेसन अपने तौर पर कुछ कमाना चाहता था और वो दरमियान ही से हमें चीट कर गया। यानी उसने ब्रीफकेस कुछ ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जिनके आलायकार की हैसियत से वो अपनी पार्टी को डबल क्रॉस कर रहा था और उसके इवज उसे भारी रकम अदा कर दी गई। ये दूसरी बात है कि वो इस रकम को इस्तेमाल नहीं कर सका। मैंने पूछा, और आपके हाथों मारा गया? लड़की ने कहा, हाँ, सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर। मैंने पूछा, नंबर 5 और नंबर 6 क्या हैसियत रखते थे? वो बोली, जिस हैसियत से मैं काम कर रही थी उसमें वो दोनों नुमाया हैसियत के हामिल थे, लेकिन हमारे दुश्मनों को अंदाजा हो गया था कि वो हमारे जाल में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं नंबर 6 को मरने से पहले हासिल करना चाहती थी। मैंने पूछा, ये पता चल सका कि ब्रीफकेस में लाए हुए सामान में चोर बक्स क्या हैसियत रखते हैं? लड़की ने कहा, क्या तुम्हें उसका इल्म नहीं है मिस्टर जैक क्रोशर? मैंने कहा, हाँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। अबू हातिम ने दरमियान में दखल अंदाजी की। बोला, और अब तुम इस बात का इजहार करने की कोशिश करोगे कि तुम उन लोगों के एक मामूली से आलायकार हो जिसका काम सिर्फ इतना था कि वो इस ब्रीफकेस को मुकर्रर जगह पर एक मखसूस शख्सियत तक पहुंचा दे। मैंने कहा, नहीं मिस्टर अबू हातिम, मैं वादा करता हूं कि ये अल्फाज नहीं कहूंगा, बल्कि आपको उस शख्स के बारे में जरूर बताऊंगा जो आपकी राह पर लग गया था। मेरे ख्याल में गोल्डीन स्पायरो से आपको खासी तवक्कुआत वाबस्ता थी। अबू हातिम खुश्क और खुरदरे लहजे में बोला, पुरसरार बनने की कोशिश मत करो नौजवान। मेरे ख्याल में हमारे दरमियान काफी तवील गुफ्तगू हो चुकी है और अब काम की बातें होनी चाहिए। अखलाकियात की भी एक हद होती है, इन हुदूद से तजावुज खतरनाक हो सकता है। मीरिया ने अबू हातिम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर जैक क्रोशर के साथ मैं कुछ वक्त गुजार चुकी हूँ। अबू हातिम, मेरे ख्याल में ये एक सुलझे हुए इंसान है। मिस्टर जैक क्रोशर, बराह करम आप ये बताइए कि क्या आप अपनी टीम के सरबराह से वाकिफ हैं? मैंने कहा, अगर मुझे 2 मिनट दे दिए जाएं तो उसके बाद तीसरे मिनट का आगाज इसी गुफ्तगू से होगा, ये मेरा वादा है। अबू हातिम पहलू बदल कर रह गया। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और फिर मीरिया की तरफ देखकर झुंझलाए हुए अंदाज में बोला, वक्त जाया करने की कोई भी कोशिश आप जानती हैं बेसुध है। क्या बेहतर ये नहीं होगा कि उस शख्स को काम की बातों पर आमादा कर लिया जाए? मीरिया ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, मैं आपको 2 मिनट और देती हूँ मिस्टर जैक क्रोशर। इस पर मैंने कहा, तो फिर मैं आपकी असलियत जानना चाहता हूँ। अबू हातिम ने कहा था कि मैं आपको पहचानता हूँ या नहीं? इस पर मैंने कहा था कि पहचानता हूँ। जब उन्होंने उसकी नफी की तो मैंने उनसे ताउन किया। बेहतर ये नहीं होगा मिस मीरिया कि आप मुझे अपनी हकीकत बता दें? वो बोली, मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से है। हम लोग यहाँ एजेंटों की हैसियत से काम कर रहे हैं। इस बारे में जितनी मालूमात तुम्हें हासिल हैं बस उन्हीं से काम चलाओ। मैंने कहा, मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ। मीरिया ने भी झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, हिमाकत है।
मैंने कहा तो फिर आप लोग मुझे यहाँ से उठाइए और तशद्दुद गाह में ले जाइए जहाँ आप मेरी ज़बान खुलवा सकती हैं। दूसरी सूरत यही हो सकती है कि आप मुझे अपना चेहरा दिखा दें। मीरिया ने उलझी हुई निगाहों से अबू हातिम की तरफ देखा और अबू हातिम मुझे घूरता हुआ बोला, ठीक है, 2 मिनट पूरे होने में अभी कुछ लम्हात बाकी हैं। ये काम भी कर दें ताकि इस शख्स के पास कहने को कुछ रह न जाए। मीरिया ने अपनी गर्दन के पास कुछ टटोला। मैं समझ गया था कि उसके चेहरे पर इंतहाई जदीद साख्त की मास्क लगी हुई है। उसने ये मास्क अपने चेहरे से उतार दिया। बाल असल ही थे, सिर्फ बालों के नीचे नीचे रबर का खोल चढ़ा हुआ था। लेकिन जो चेहरा मैंने देखा उसकी मुझे तवक्को नहीं थी। पता नहीं ये सब कुछ क्या है, इत्तेफाकात क्या चीज़ हैं और क्यों होते हैं। जो चेहरा मेरे सामने था उसके बारे में मेरी तवक्को थी कि मुमकिन है कोई शिनासा शक्ल नजर आ जाए और मैं खुद को उस पर जाहिर कर दूं ताकि वो मेरी हकीकत को पहचान ले। और मेरी ये ख्वाहिश जिस तरह पूरी हुई थी उसके लिए मैं वाकई हैरान था। गोयटे हिल में मेरी मुलाकात फाखरा याकूबी से हुई थी और मैंने उसके साथ कुछ काम किया था। ये मुलाकात इतनी मुख्तसर नहीं थी कि उसका नाम, उसकी शख्सियत, उसके चेहरे के नकूश जहन से फरामोश हो जाते। मीरिया के रूप में जो शख्सियत मेरे सामने थी वो फाखरा याकूबी थी। इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये मालूम करने के बाद कि वो फाखरा याकूबी हैं, मेरे जहन में बहुत से दिलचस्प एहसासात उभर आए थे। मैंने गर्दन खम करके उसका शुक्रिया अदा किया और फिर आहिस्ता से बोला, आपने मेरी इस ख्वाहिश का जिस तरह एहतराम किया है खातून, मैं इसके लिए आपका दिली शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अब तक हमारे दरमियान निहायत खुशगवार हालात में गुफ्तगू हुई है, चुनांचे अब मैं आपके तमाम सवालात का बखुशी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अबू हातिम ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और भारी लहजे में बोला, अगर ये दोस्ताना ताल्लुक अब किसी नहज पर पहुंच गए हों तो मुझे सवालात करने की इजाज़त दी जाए। मैंने कहा, मैंने अर्ज किया ना, मैं हाजिर हूँ मिस्टर हातिम। वो बोला, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ मिस्टर जैक क्रोशर कि तुम इस गिरोह में क्या हैसियत रखते हो या अपने डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्या मकाम है। मैंने कहा, एक अदना से कारकुन के अलावा और कुछ नहीं। वो बोला, बतौर इनकिसारी कह रहे हो या हकीकत में। मैं नरम लहजे में बोला, नहीं, ये हकीकत है। अबू हातिम बोला, इसका मकसद है एक अदना कारकुन की हैसियत से अब तुम ये रियायत हासिल करने की कोशिश करोगे कि बहुत से मामलात का तुम्हें इल्म नहीं। मैंने कहा, अब तक जो गुफ्तगू हुई है हमारे दरमियान उसमें साफ गोई से काम लिया गया है और एक दूसरे पर तकरीबन एतमाद ही कर लिया गया है। चुनांचे बिला वजह शक व शुबहात की फजा पैदा करने की कोशिश न कीजिए और यकीन कीजिए कि मैं ऐसी कोई बात आपसे नहीं छुपाऊंगा जो मुझे मालूम हो। अबू हातिम ने पूछा, तुम्हारा ताल्लुक कौन से मुल्क से है। मैंने कहा, मेरा ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो माकूल मुआवजा लेकर दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अबू हातिम ने पूछा, तुम्हारी अपनी मालूमात इस सिलसिले में क्या हैं? मसलन क्या तुम अपने गिरोह के सरबराह का नाम बताना पसंद करोगे? मैंने कहा, हाँ, बशर्ते कि आप उससे वाकिफ हों। वो बोला, क्या वो कोई गुमनाम शख्सियत है? मैंने कहा, नहीं, आपकी फील्ड में काम करने वालों के लिए वो गुमनाम नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया के तमाम सीक्रेट सर्विसेज उसके बारे में जानती हैं। अबू हातिम के चेहरे पर तजस्सुस के आसार पैदा हो गए। फाखरा याकूबी भी दिलचस्पी से मुझे देख रही थी। तब अबू हातिम ने कहा, कौन है वो? मैंने कहा, उसका नाम स्टीफन ब्राकोडा है। फाखरा याकूबी और अबू हातिम का चेहरा सोच में डूब गया और फिर दोनों साथ साथ ही चौंके। अबू हातिम बोला, स्टीफन ब्राकोडा? क्या वो शख्स जिसने? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ, मैं उसी स्टीफन ब्राकोडा की बात कर रहा हूँ। अबू हातिम के चेहरे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इंतहाई हैरत का शिकार हो। उसकी आंखों में शदीद हैरत थी लेकिन वो खुद को संभाले रहा। उसने मेरे चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहा, और तुमने उस डिपार्टमेंट के सरबराह का नाम इंतहाई इत्मीनान से हमें बता दिया। मैंने कहा, मैं समझा नहीं अबू हातिम, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोला, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती? मैंने कहा, सजा तो मुझे यहाँ भी दी जा सकती है। अब आप बताइए कि फौरी सजा से बचना जरूरी है या आने वाली सजा से? अबू हातिम बोला, स्टीफन ब्राकोडा किसके लिए काम कर रहा है? मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, अमरीकी यहूदियों के ईमा पर इसराइल के लिए। अबू हातिम की हालत से अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर इस्तिराब का शिकार है। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें उबली पड़ रही थीं। फाखरा याकूबी ने कहा, क्या स्टीफन ब्राकोडा के मंसूबों के बारे में तुम कुछ बता सकते हो जैक क्रोशर? मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा ना, जिस हद तक मुझे मालूम है मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको मैडम कि स्टीफन ब्राकोडा यहाँ अफ्रीका में ही मौजूद है। अबू हातिम बेचैनी से पहलू बदलने लगा। बोला, कहाँ, किस जगह? मैंने कहा, इस बात पर भी यकीन कर लीजिए अबू हातिम कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। एक शख्सियत ऐसी थी जो उसके ठिकाने के बारे में बता सकती थी लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हातिम ने पूछा, कौन? मैंने कहा, गोल्डीन स्पायरो।
ये मुम्बार्डो में स्टीफन ब्राकोटा का सबसे बड़ा नुमाइंदा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि लाइन ऑफ क्रूजल के तमाम मामलात से वाकफियत रखे और ख़ास तौर से मुम्बार्डो में दाखिल होने वाले उन लोगों पर निगाह रखे जो लाइन ऑफ क्रूजल की तरफ पेशकदमी का इरादा रखते हों। लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि इसराइली हुकूमत और अमरीकी यहूदी उसमें कितनी दिलचस्पी ले सकते हैं और उसकी खातिर क्या कुछ कर सकते हैं। स्टीफन ब्राकोटा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और लाइन ऑफ क्रूजल को जो नुकसानात उठाना पड़े हैं वो उसी की बदौलत हैं। अबू हातिम ने कहा, स्टीफन ब्राकोटा ने यहाँ आकर जो कुछ किया है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने कहा, आप जानते हैं कि यहाँ असलहा साज फैक्ट्रियों की तबाही कुदरती तौर पर नहीं हुई थी। अबू हातिम ने कुर्सी की पुश्त से सर टिका लिया। वो बुरी तरह नर्वस हो गया था। फाखरा याकूबी भी पत्थर के बुत की मानिंद साकित और जामिद बैठी रही। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर फाखरा याकूबी ने कहा, गोल्डन स्पायरो को कत्ल क्यों किया गया? मैंने कहा, इसकी वजह मेरे इल्म में नहीं। वो बोली, क्या उसके कातिलों के बारे में कोई अंदाजा हो सका? मैंने कहा, क्या आप लोग उसके कातिल नहीं हैं? अबू हातिम ने कहा, नहीं, मैं इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर चुका हूँ। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर खामोश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मुमकिन है उसके कत्ल का मसला किसी और सिलसिले से मुंसलिक हो। बहरहाल उसके कत्ल से स्टीफन ब्राकोटा का प्रोग्राम मुतासिर नहीं होता। ब्राकोटा अपने काम में मसरूफ है और गालिबन किसी मखसूस तरीके से उसका राब्ता इसराइली हुकूमत या मोसाद के एजेंटों से कायम है। यहाँ वो क्या कुछ कर रहे हैं मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम। आप लोग अपनी तमाम तर तवज्जो अगर सिर्फ एक जानिब मोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि आपको कामयाबी हो सकती है। इसराइली हुकूमत शायद तवील अरसे तक बराह रास्त यहाँ मुदाखलत करने की पोजीशन में ना आ सके। इसका सबब कुछ सियासी उलझनें भी हो सकती हैं, क्योंकि लाइन ऑफ क्रूजल में बेशुमार ममालिक के टेक्नीशियन मौजूद हैं और अरबों ने उन्हें बाकायदा मुआवजा देकर हासिल किया है। जो कुछ अरब यहाँ कर रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल एतराज़ भी नहीं है। इस किस्म के इक़दामात कैसे किए जा सकते हैं? बहरहाल मेरा ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टीफन ब्राकोटा को तलाश और उसे ख़त्म करने पर तमाम कुव्वत सर्फ की जाए तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं और फौरी तौर पर मजीद नुकसानात से बचा जा सकता है। हातिम ने कहा, तो तुम ये नहीं जानते कि खुद स्टीफन ब्राकोटा कहाँ है? मैंने कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक आम कारकुन को ये बात मालूम नहीं हो सकती। अबू हातिम बोला, तुम जो ब्रीफ केस लाए थे वो तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा, मोसाद के कुछ एजेंटों से। अबू हातिम ने पूछा, ब्रीफ केस में क्या है? मैंने कहा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया था। अगर वो ब्रीफ केस आपके कब्जे में है तो उन चौकोर बक्सों को किसी माहिर के हवाले करके उनकी हकीकत मालूम कर सकते हैं। उनकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो सख्त हैरत का शिकार हो गए हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी साफ गोई से तमाम सूरत हाल बता दूंगा। मेरी शख्सियत भी उनके लिए पुरस्कार हो गई थी और वो मेरे बारे में खासी उलझन का शिकार नजर आ रहे थे। अबू हातिम ने थोड़ी देर के बाद कहा, इसके अलावा और कुछ मिस्टर जैक क्रोशर? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता अगर आप लोग मुझे ताज़ा सूरत हाल बताएं तो मुमकिन है मैं मजीद इस सिलसिले में आपकी कोई मदद कर सकूं। अबू हातिम ने गहरी सांस ली। वो अपनी हालत संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, और ये मालूमात हमें फराहम करने के बाद क्या तुम्हें इस बात की उम्मीद है कि स्टीफन ब्राकोटा तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? मैंने कहा, अगर मेरी तकदीर में उसके हाथों मौत लिखी है तो फिर भला मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? फाखरा याकूबी ने कहा, तुम अजीब आदमी हो, मेरी समझ में तुम्हारी शख्सियत नहीं आ रही जैक क्रोशर। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मेरी शख्सियत को पहचानने की बजाय आप मेरे मतलब की बात कीजिए। फाखरा याकूबी ने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, अब आप लोगों का क्या इरादा है? मेरी रिहाई के लिए आपने क्या फैसला किया है? क्या आप अपने कॉल से फिरना चाहेंगी या फिर मुझे रिहा कर दिया जाएगा? वो बोली, ये फैसला भी तो होना है कि जो कुछ तुमने कहा है वो हकीकत है या गलत। मैंने कहा, ये फैसला कितने दिन में कर लिया जाएगा? अबू हातिम ने कहा, चंद घंटों के अंदर अंदर। तुम्हें इसके लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, गोया उसके बाद आप लोग मुझे रिहा कर देंगे? अबू हातिम सर्द और ठोस लहजे में बोला, हाँ, जो वादा किया गया है हम उससे इन्हिराफ नहीं करेंगे। मुझे अंदाजा हुआ कि उस वक्त वो बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक दरखास्त और है, अब मुझे डीगो के साथ कैद न किया जाए। अबू हातिम ने कहा, नहीं डियर, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें जितनी मुराद दी जा सकती हैं दी जाएंगी। उसके अलावा हम तुमसे चंद मुलाकातें और करेंगे और फिर तुम दुनिया के जिस मुल्क में जाना चाहोगे तुम्हें बाइज्जत तरीके से पहुंचा दिया जाएगा। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर वो फाखरा याकूबी से मुखातिब हुआ, फाखरा, तुम इस सिलसिले में इंतजामात करो, मैं दूसरा काम करता हूँ।
फाखरा याकूबी ने भी अपनी जगह से उठकर गर्दन खम कर दी और फिर वो मुझे साथ लिए हुए वहां से बाहर निकल आई। मुसल्ला अफरीकी हमारे साथ ही चल रहे थे क्योंकि फाखरा याकूबी ने उन्हें अभी जाने की हिदायत नहीं की थी। मुझे एक और छोलदारी में लाया गया जिसके पीछे बने हुए गार में जरूरियात जिंदगी का तमाम सामान मौजूद था। फाखरा याकूबी ने मुझे वहां छोड़ते हुए कहा, तुम्हें यहाँ तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी, कुछ वक्त इंतजार करने की जहमत गवारा करो। एक वजाहत और कर दूं, हमने जो वादा किया है उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। कुछ वक्त लग जाए तो तरद्दुद न करना, अब आराम करो। वो बाहर निकल गई और मैं गहरी सांस लेकर उस आरामगाह का जायजा लेने लगा। बात कुछ बन गई थी, दिल को सुकून मिला। अब अगर कोई परेशानी थी तो सिर्फ साइका माइलर के लिए, न जाने बेचारी किस अजाब का शिकार हो गई थी। एक बार फिर ट्रांसमीटर पर उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ उसका बल्कि कोई नंबर कारगर न हुआ। दूसरे तमाम नंबर भी डेड थे, पता नहीं क्या हुआ था। उसके बाद ताज़ा हालात के बारे में सोचने लगा। उन लोगों को स्टीफन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। किसी साजिश की बू सूंघ चुके थे वो, लेकिन अभी इसके सिलसिले में कुछ मालूम नहीं कर सके थे। मैं उन लोगों में आकर खुश था, कम से कम काम आगे तो बढ़ेगा। अभी मैंने फाखरा याकूबी को अपने बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता था कि हकीकत मालूम होने पर वो कितना खुश होगी। अलबत्ता ये फैसला बेहतर था कि मैंने अबू हातिम के सामने खुद को जाहिर नहीं किया था। इस बात के हर पहलू पर गौर करने के बाद मैंने फैसला किया कि फाखरा पर खुद को जाहिर कर देना चाहिए। मेरी हर तरह से खातिर मदारत की गई, जरूरत की हर शय मुहैया कर दी गई थी। बेहतरीन नाश्ता और खाना दिया गया था। 2 अफराद मेरी खिदमत पर मामूर कर दिए गए थे। 24 घंटे गुजर गए। मैंने खूब आराम किया और सारी थकन उतार ली। दूसरी दोपहर मैंने खाना लाने वाले से अबू हातिम के बारे में पूछा तो उसने कहा, अबू हातिम इस वक्त मौजूद नहीं है। मैंने पूछा, मैडम? वो बोला, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, आपका पैगाम उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। ज्यादा देर न गुजरी कि फाखरा अंदर दाखिल हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो जैक। मैंने कहा, हेलो मैडम, अपनी रिहाई के बारे में जानना चाहता हूँ। वो बोली, हमें कुछ वक्त और दो जैक, जो वादा किया है उसकी पाबंदी की जाएगी। वैसे जैक, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? मैंने कहा, इसका फैसला अभी नहीं कर सका। बोली, क्या ब्राकोडा और उसके साथी अब तक तुम्हारी तरफ से मशकूक नहीं हो गए होंगे? मैंने कहा, हो सकता है। क्या एकुन में ब्राकोडा के दूसरे आदमियों की मौजूदगी के कुछ इम्कानात हैं? फाखरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे ज्यादा ये बात तुम बेहतर तौर पर जान सकते हो। मैंने पूछा, इससे कबल आप उन लोगों को कैसे जानती थी मैडम? वो बोली, हमें काफी अरसे से इनकी कार्रवाइयों की इत्तलात मौसूल हो रही थी। कई एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं। तुमसे कबल कोई काम का आदमी हाथ नहीं लग सका था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे आप काम का आदमी समझती हैं? बोली, यकीनन, तुमने हम पर एहसान किया है। मैंने कहा, आपने स्टीफन ब्राकोडा के बारे में मालूमात हासिल कर ली? वो बोली, हाँ, इस काम में देर तो नहीं की जा सकती। मैंने कहा, और इस बात का यकीन भी कर लिया कि इन वाकयात के पसे पुश्त ब्राकोडा ही है। वो बोली, आज रात इसके सबूत भी मिल जाएंगे। मैंने पूछा, वो कैसे? बोली, ये हमारा काम है, सवाल न करो। मैंने कहा, अगर मैं ये अर्ज करूं मैडम, क्या आप लोग अब भी अपने काम में सुकुम छोड़ते जा रहे हैं तो आप यकीनन बुरा मान जाएंगी। फाखरा मेरी बात पर चौंक पड़ी। बोली, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, स्टीफन ब्राकोडा की हैसियत मालूम हो चुकी है आपको? बोली, काफी हद तक। मैंने कहा, तो उस मयार का काम नहीं हो रहा मैडम जैसा कि ब्राकोडा जैसे शख्स के लिए होना चाहिए। वो बहुत बड़ा साजिशी है और अमरीकी यहूदियों ने उसे बिलावजह इस मुहिम पर मामूर नहीं किया। ब्राकोडा को इतना मौका मिल गया कि उसने आपकी 3 फैक्ट्रियों को शदीद नुकसान पहुंचा दिया और आप लोग अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि ये कोई साजिश थी या इत्तेफाकी हादसा। फाखरा बोली, नहीं, अब तक ये साजिश साबित हो चुकी है। और वो चौंकी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। देर तक कुछ न बोल सकी, शायद सही अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा, और आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, क्यों? बोली, हाँ, लेकिन। मैंने कहा, जी फरमाइए। बोली, जैक, क्या तुम्हारी कोई और हैसियत भी है? मैंने कहा, मसलन और क्या हैसियत हो सकती है? वो बोली, यही फैसला तो नहीं कर पा रही हूँ मैं। यूं लगता है जैसे तुम जानबूझकर ब्राकोडा के बारे में इंकिशाफ कर रहे हो। इस वक्त तो तुम पर कोई दबाव भी नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर में ऐसी बातों पर तवज्जो देंगी, हालांकि ये शुबा आपको पहले ही होना चाहिए था। वो तेज लहजे में बोली, कौन हो तुम? मैंने मुस्कुराते हुए निहायत पुरसकून अंदाज में कहा, जैक क्रोशर। उसने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, स्टीफन ही के आदमी हो ना? मैं बदस्तूर मुस्कुराता हुआ बोला, आपने इसी हैसियत से मुझे रिसीव किया था। फाखरा अब हिजान का शिकार होती जा रही थी। वो अपनी कलाई बुरी तरह मसल रही थी। फिर उसने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो जैक, ये मुनासिब होगा कि अगर तुम्हारी कोई और हैसियत है तो मुझे बता दो। मैंने कहा, इतना सच्चा क्यों समझ लिया है आपने मुझे मैडम कि हर बात खुलकर बता दूंगा। इसका सही तरीका ये है कि आप एमोनिया से मेरा चेहरा धोकर देखें।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।